नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी वाला बिहार पॉलिटी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। कल पार्ट 1 हुआ था, आपने देखा कितनी तकनीकी समस्या हो रही थी जिसके कारण पार्ट 1 को रोकना पड़ा। तो आज हम पार्ट 2 कर दे रहे हैं और उसके बाद आपको अलग से कभी भी बिहार पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नहीं पड़ेगी। तो आप जो है आज पार्ट 2 देखते हैं। कल हम लोगों ने राज्यपाल तक देख लिया था, मतलब राज्य के राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसकी तुलना हम राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से कर रहे थे, राज्य सरकार की तुलना। तो हम लोगों ने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और उसमें हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं आपको रिवीजन के लिए बता दूं थोड़ा सा कि हम लोग थे कहाँ पर, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, हम लोग जो है कार्यपालिका पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने आपको पिलर्स बताए थे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायिका, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ लिया। और कार्यपालिका कार्यपालिका हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम वास्तविक कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वास्तविक कार्यपालिका में हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको ही पढ़ रहे हैं और इसमें हम नाम मात्र वाला पढ़ चुके हैं, राज्यपाल। अब हम वास्तविक कार्यपालिका को पढ़ेंगे, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका में हम अब स्टार्ट करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। ये सब हम लोगों ने कल देखा था। तो अब हमारा जो टारगेट है वो मुख्यमंत्री है। आपको पता है मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तो राज्य प्रशासन में इसकी जो भूमिका है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, वह मुख्यमंत्री की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और आप कह सकते हैं कि यह मुख्य बिंदु भी है, फोकल पॉइंट है राज्य प्रशासन का। आप देखते होंगे मुख्यमंत्री कितना एक्टिव रहता है काम करने के लिए। तो यह राज्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। हालांकि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 164(1). तो राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री होती है। और सामान्य तौर पर जो विधानसभाओं में बहुमत दल का नेता होता है, अब मान लो चुनाव हुआ, जैसा कल मैं आपको बता भी रहा था कि चुनाव हुआ और तीनों को अगर समान वोट आ गया, समान वोट कहने का मतलब है कि किसी को बहुमत नहीं मिला, ये आप समझिए, तब वहां पर राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन मान लीजिए कि बहुमत किसी को मिल गया, जैसे मान लो 200 सीट है और किसी के पास 110 सीट आ गए, 100 से ज्यादा सीट आ गया, तो उस कंडीशन में जो बहुमत वाले दल का नेता होता है उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, पुद्दुचेरी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां पर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यह राज्य कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। मतलब प्रधान किस प्रकार से होता है? वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है नाम मात्र का प्रधान, वो राज्यपाल होता है। और एक जो होता है वह वास्तविक प्रधान होता है, वह मुख्यमंत्री होता है। लेकिन यहां पर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बीपीएससी ये सवाल पूछे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन ए गवर्नर, बी सीएम, सी बोथ, डी नन ऑफ द एबव, तो अब आप उस समय गवर्नर कहेंगे। मैंने आपको बताया राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में ही निहित होती है। और वह, हालांकि वह नाम मात्र का प्रधान वह भी होता है, वास्तविक प्रधान जो है वह मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि इसी के द्वारा राज्य प्रशासन का कार्य जो है वह किया जाता है। तो इस कारण से आप देखिएगा, तो यह वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का। अब देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में एक और फैक्ट है कि जैसे मंत्रिमंडल कोई निर्णय ले रहा है या किसी मुद्दे पर काम कर रहा है,
तो मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल और राज्यपाल दोनों के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये जो फैक्ट है ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बिहार से संबंधित फैक्ट है। बिहार सबसे लास्ट में कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगा और उसको आपको याद करना पड़ेगा, उससे सवाल पूछा जाता है। ये जो है मंत्री परिषद, थोड़ा सा मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार किसकी व्यवस्था की गई है? एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जो किसको सहयोग करता है? तो यह राज्यपाल को उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। राज्यपाल को परामर्श एवं सहायता देने के कार्य यह करते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद से संबंधित जो आर्टिकल है उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए, जैसे अगर हम यूनियन स्तर पर बात करें, संघ स्तर पर, तो वहां पर जो मंत्री परिषद होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपको पता है लोकसभा में लोग चुनकर आते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है। वैसे ही कौन है? वैसे ही विधानसभा भी है, वहां पर भी लोग चुनकर आते हैं। अब जब लोग चुनकर आए हैं और उसी में से आपको पता है सरकार भी होती है, उसी में सरकारें बनती है और वहीं पर मंत्री भी होता है। और मंत्री जो भी कार्य कर रहा है उसको लोकसभा के प्रति, क्योंकि वहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबल होने पड़ने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको छूट है, पूरा कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा, तो आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन आपसे पापा पूछ रहे हैं कि भाई तुमको 100 रुपए दिए थे तो तुमने किया क्या? 100 रुपए कहाँ खर्च कर दिए? हर दिन तुम 100 रुपए कैसे खर्च कर रहे हो? तो क्या है, आप पापा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गए, यानी आपको पापा को आंसर देना पड़ेगा। वैसे ही मंत्रिपरिषद को लोकसभा में जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनके प्रति उनको आंसरेबल होना होगा कि कैसे ये कार्य हुआ, क्या ये कार्य हुआ, क्यों इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ठीक उसी प्रकार से ये तो केंद्र स्तर पर है, जिसमें जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक उसी प्रकार मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ये दोनों कहाँ की बात कर रहा हूं? संघ सरकार की। अगर मैं बात करूं राज्य सरकार की, तो यहां पर क्या होता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, जो यहां पर लिखा हुआ है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि विधानसभा में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अब जब लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो वो सभी प्रतिनिधि जनता के प्रति भाई उत्तरदायी है। ठीक है, तो वहां पर जो प्रतिनिधि होंगे वो तो भाई मंत्री से पूछेंगे ना कि आपने क्या किया है राज्य के लिए, राज्य में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई, राज्य की गरीबी क्यों बढ़ रही है। तो इस प्रकार राज्य के विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद जो होगा वो उत्तरदायी होगा सामूहिक तौर पर। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो वह राज्यपाल के प्रति होगा। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार में सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति होता है और व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति होता है। बहुत बार आप सवाल देखेंगे ना तो आपको यह पता नहीं चलेगा बीपीएससी के सवालों में कि बीपीएससी पूछना क्या चाहता है, सामूहिक वाला पूछ रहा है या व्यक्तिगत वाला पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि हालांकि ये ट्रिक उतना सही नहीं है लेकिन फिर भी बीपीएससी के लिए सही है। क्या है कि जब वो कुछ भी ना लिखे तब आप समझ लेना कि वो सामूहिक पूछ रहा है, और अगर उसको व्यक्तिगत पूछना होगा तो वो स्पेशली व्यक्तिगत लिखकर आपसे पूछेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा पूछे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है तो आप क्या मान लेंगे? सामूहिक रूप से वाला पूछ रहा है। इसका मतलब आप टिक मार देंगे विधानसभा या फिर लोकसभा, अगर संघ स्तर पे पूछ रहा है तो। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत तौर पर किसके लिए जिम्मेदार है, इसका मतलब है कि वह संघ स्तर पर अगर पूछ रहा है तब तो राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर अगर पूछ रहा है तब तो राज्यपाल। अगर व्यक्तिगत लिख देगा तब आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति टिक करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है चीजें मेरे हिसाब से काफी क्लियर हो गई होंगी आपको। संविधान के अनुच्छेद 164 क के अनुसार राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तथा उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
होती है। यहाँ पर मेन जो मेरा मकसद है वो ये बताने का है, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि राज्यपाल के जब कार्य में आपको बता रहे थे तो उसमें भी आपको बताया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और इससे संबंधित आर्टिकल 164 ए है। मंत्री परिषद ही राज्य की नीतियों को निर्धारित करते हैं। ये भी आप जानते हैं, राज्य में कौन सी नीतियां बनेंगी इन सब के बारे में डिसीजन कौन लेता है? मंत्री परिषद। और यही मैं आपको कह रहा था कि यही जो डिसीजन होते हैं, यही डिसीजन राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? तो मुख्यमंत्री। और इसीलिए राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच का जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री होता है। यहां से भी, इस लाइन से भी आपका क्लियर हो जाएगा। राज्य के सार्वजनिक वित्त पर मंत्री परिषद का अधिकार है। मंत्री परिषद ही बजट बनाती है तथा उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करती है। हालांकि राज्यपाल इसको प्रस्तुत करवाता है। ये बात तो काफी क्लियर है कि राज्यपाल के द्वारा ही जो है वो वित्त मंत्री, राज्यपाल के कहने पर ही कौन बजट पेश करता है? तो वित्त मंत्री। तो यही कह रहा है कि राज्य के सार्वजनिक वित्त पर मंत्री परिषद का अधिकार है। जो पब्लिक पैसा आता है, जो पब्लिक फंड है, उस पर किसका अधिकार है? मंत्री परिषद का अधिकार है। और बजट बनाया जाता है, बजट पेश होता है, और उसके माध्यम से जो वो पैसा है वो जगह जगह खर्च किया जाता है। उसमें व्यय का भी होता है बजट में, और फिर आय का भी सोर्स होता है। तो यही लिख रहा है कि बजट आपको पता है कौन करता है पेश? वित्त मंत्री सामान्य तौर पर पेश करता है। तो वित्त मंत्री किसका हिस्सा है? मंत्रिमंडल का ही या मंत्री परिषद का ही हिस्सा है। जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा अब हम पढ़ेंगे। यानी हमने 3 पिलर्स में से, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस 3 पिलर्स में से हमने कौन कौन से पिलर्स को पढ़ लिया है? तो 3 पिलर्स में से हमने 2 पिलर समझ लिया, एक विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। अब हम थोड़ा सा न्यायपालिका के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जो काम की चीजें हैं वही समझेंगे। अब देखिए, भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे किंतु अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर है। मतलब अगर आप समझिएगा तो मान लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको आप अधीनस्थ न्यायालय कह रहे हैं। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले अब आप देखिएगा तो राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में सबसे टॉप पर कौन है? राज्य में, तो राज्य में ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन राज्य में जो सबसे टॉप पर है वो कौन है? हाई कोर्ट। तो वही लिख रहा है कि राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। तो ये राज्य के लिए शीर्ष पर होती है इसकी स्थिति, हाई कोर्ट की स्थिति, ठीक है। तो हम लोग स्पेशली हाई कोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग स्टेट जीके पढ़ रहे हैं, और स्टेट जीके में बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट के बारे में ज्यादा इसमें पढ़ेंगे। अब हम न्यायपालिका की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, यहां संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उसके नियंत्रण के अधीन है, अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। ये देखिए सिंपल सी बात है। सिंपल कहने का मतलब क्या है? स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक न्यायिक सिस्टम आपने देखा कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। अब जो ये अधीनस्थ न्यायालय है, ये किसके अधीन होता है? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ना, ये उच्च न्यायालय के अधीन और उच्च न्यायालय के नियंत्रण में ही काम करता है। ये सुप्रीम कोर्ट मत समझ लीजिएगा, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जिसको आप अधीनस्थ न्यायालय कह रहे हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय है वो न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण और हाई कोर्ट के अधीन ही कार्य करता है। इसको समझने का प्रयास आपको करना है। तो ये क्या है? ये जो है एक थोड़ी सी संरचनात्मक चीजें आपको इसमें हम बताए हैं। अब देखिए यहां पर उच्च न्यायालय, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा उच्च न्यायालय के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, अब यहां जो है ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय है। अब सोचने का यहाँ पर थोड़ा सा समझने का यहाँ पर
कॉन्सेप्ट रखिएगा। यहां से क्या पूछ सकता है, यहां से आपसे आर्टिकल के बारे में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की बात कही गई है। तब उस समय आर्टिकल 214 पर आप टिक मारेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा दूसरी लाइन को ध्यान में समझिएगा। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर में ही क्या है, उच्च न्यायालय। क्लियर है? ये लाइन याद रहेगा कि यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास ही क्या है, हाई कोर्ट है। अगर हम गठन की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है कि हाई कोर्ट में कौन कौन होते होंगे। हाई कोर्ट में एक तो जो मुख्य न्यायाधीश होते होंगे, चीफ जस्टिस, और दूसरे कुछ अन्य न्यायाधीश होते होंगे, और इन सब से ही मिलकर हाई कोर्ट का निर्माण होता है। तो सिंपल सी लाइन बोल रहा है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के जो जो जज हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कल बताया था कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। हालांकि उसमें सलाह कौन देता है, तो राज्यपाल सलाह दे देता है उस राज्य का, लेकिन नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। और अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो नंबर ऑफ जजेज हैं उनकी संख्या अलग अलग है। ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ जजेज ही उस हाई कोर्ट में होंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस की संख्या है वो अलग अलग है। मतलब अलग अलग स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहां जो जजेस होंगे उसकी संख्या अलग अलग होगी, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा जो बेसिक बातें हैं वो लिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार जो बात है 60 वर्ष की आयु पद पर रह सकते हैं। मतलब जो न्यायाधीश है वो 60 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। लेकिन इस 60 वर्ष को फिर बाद में, ये मूल संविधान की बात है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 60 वर्ष की आयु इनके लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन 15वें संशोधन से जो 60 वर्ष की आयु है उसको 62 वर्ष कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा हम इसको, ये जो है ना ये नोट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी पूछ दिया वैसे ये इसको नोट के तौर पर ध्यान में रखिएगा। क्या है, जिसको आप PIL कहते हैं, जनहित याचिका। तो भारत की पहली जनहित याचिका हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार है। यहां ध्यान रखिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको आप जनहित याचिका कहते हैं वो भी भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली जनहित याचिका हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार है, जिसके याचिकाकर्ता वकील कौन थी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी। अब यहां देखिए, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को ही जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। अब यही जो है ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। कभी ऐसा पूछ दिया कि कौन जो है वो जनहित याचिका की जननी है, तो उसमें पुष्पा कपिला हिंगोरानी को भारत की जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। तो ये लाइन तो आपको याद रहेगा। अब देखिए बात क्या है, यहां पर एक जस्टिस का भी नाम आएगा, उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। 9 मार्च 1979 को, यानी डेट जो है वो इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस PN भगवती के ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार सहित एक साथ देश के 40,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया था। अब देखिए यहां पर याचिका के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अब लगे हम याचिका के बारे में पूरा पढ़ाने, तो उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। और ये मतलब अगर आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल नहीं पूछ जाएंगे कि याचिका में क्या लिखा गया था। यहाँ जो आपको मेन चीज ध्यान में रखना है कि जो, क्योंकि इसका संबंध किससे है, भारत की पहली जनहित याचिका जो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार है, इसका संबंध किससे, बिहार सरकार से। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट में इसको लिख दिया है कि अगर हम PIL की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ बिहार सरकार है। और इसकी याचिका की जो जननी है, जो जनहित याचिका की जननी है वो कौन सी है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। और इसमें
क्या की थी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। अब आप कहिएगा याचिका दायर करने का मतलब क्या होता है। देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि कुछ जनता के अगेंस्ट में काम हो रहा है और उसको आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, जाकर न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं कि जनता के हित में आप कुछ दायर कर सकते हैं और फिर उस पर न्यायपालिका जो है वो अपना निर्णय देगा। तो नाम से ही समझिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चीजें जनहित में होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है, लोगों के हित में होनी चाहिए और वो नहीं हो रही है, या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो फिर आप न्यायपालिका के पास जाकर एक पीआईएल दायर कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ मामला जो है पहली बार आपको दिख रहा है हुसैन अरा खातून बनाम बिहार सरकार में, और उसमें याचिकाकर्ता पुष्पा कपिला हिंगोरानी है और 9 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर किया गया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पटना उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय बिहार की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। तो पटना हाई कोर्ट ही सबसे, क्योंकि हाई कोर्ट ही राज्य में सबसे ऊपर होता है, तो वही बात लिख रहा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। तो ये फैक्ट अगर आपके ध्यान में रह सकता है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड चिम्स चामियार। ये नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कभी भी पूछ देगा। तो सर एडवर्ड माइनर्ड चिम्स चामियार, यही जो है वो ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। ये नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है। और उनका कार्यकाल, ये कार्यकाल तो पूछेगा नहीं लेकिन नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल लगभग 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक रहा है। तो एक तो आपसे ब्रिटिश भारत में पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। तो ये दोनों जो नाम है ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों नाम को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इनका कार्यकाल जो है वह 9 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक था। ये कब की बात है, स्वतंत्र भारत की। तो 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में कौन है, न्यायमूर्ति सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, और ब्रिटिश भारत में न्यायमूर्ति सर एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चामियार। ये दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, अब देखिए बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेवा सोहानी। तो लोकायुक्त, आपने लोकपाल और लोकायुक्त को सुना होगा, तो यहां पर लोकायुक्त की बात हो रही है। तो बिहार में प्रथम लोकायुक्त। ठीक है, अब आप बताइए लोकपाल की नियुक्ति क्यों की गई थी, कि सार्वजनिक जो पद है, सरकारी जो पद है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा। तो इसको देखता कौन है, लोकपाल, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त। तो यही पर बात हो रही है कि श्रीधर वासुदेवा सोहानी ये कौन है, लोकायुक्त है, सर्वप्रथम लोकायुक्त बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में। ठीक है, कार्यकाल 28 मई 1971 से लेकर 27 मई 1978 तक का है। तो यहां पर 3 नाम प्रमुख है, एक ये वाला ब्रिटिश भारत के प्रथम न्यायाधीश, दूसरा स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। ये तीनों नाम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 231 क्या कहता है, अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास, यहां ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन मत आइएगा कि राज्य विधानसभा लिख दे, तो संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। यह शक्ति किसको प्राप्त है, यह शक्ति संसद को प्राप्त है। तो यह भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान भारत में 25 जो है वो उच्च न्यायालय है, तो हाई कोर्ट की संख्या 25 है, ये ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय
पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बिहार एवं उड़ीसा दोनों क्षेत्र सम्मिलित था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा 1916 में बना, और 1916 में पटना मतलब बिहार और उड़ीसा दोनों था। बिहार और उड़ीसा अलग कब हुआ है? 1936 में। तो तब तक तो भाई दोनों रहा। उसके बाद आप देखिएगा कि 1936 में जो है वो क्या हुआ, देखिए बिहार से अलग होने के बाद इनका कार्यक्षेत्र केवल बिहार तक 1936 में सीमित रहा। तो वर्ष 1936 में उड़ीसा के बिहार से जब अलग हो गए, तब फिर केवल केवल जो है वो पटना हाई कोर्ट का मतलब किसके लिए हो गया? बिहार के कार्यक्षेत्र को देखने के लिए। नहीं तो पहले बिहार और उड़ीसा उसमें दोनों सम्मिलित था। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर चूंकि यहाँ लिखा जाएगा, ये 1936 यहाँ होगा। सिंपल सा बात है भाई, अगर पहले दोनों प्रांत इसमें हैं, बिहार और उड़ीसा, तो दोनों प्रांत का कार्यक्षेत्र देखना पड़ेगा पटना उच्च न्यायालय को। जैसे ही उड़ीसा हट गया तो केवल बिहार प्रांत का ही कार्यक्षेत्र पटना उच्च न्यायालय देखेगा। यही बात कह रहा है। अब हम थोड़ा सा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, वो संघ सरकार में आपने देखा होगा, संघ सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कोई भी लीगल मुद्दे पर संघ सरकार को यह सलाह देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में होता है एडवोकेट जनरल। यह भी राज्य का सर्वोच्च आप विधि अधिकारी इसको समझ सकते हैं। तो आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यानी राज्य का महाधिवक्ता कौन होगा? हम हो जाएंगे नियुक्त। क्या राज्यपाल हमको नियुक्त कर सकता है? नहीं। वैसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो अहर्ता है, जो शर्तें हैं, उसको जो फॉलो करता है, उसी व्यक्ति को राज्यपाल क्या कर सकता है? महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त कर सकता है। और यह केंद्र के, जो मैंने आपको कहा, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी केंद्र में है और राज्य में वही महाधिवक्ता है, और यह राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, यानी जो लीगल मुद्दों पर यह सलाह देता है। तो वह राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। सिंपल सी बात, ये बात आपको ऑलरेडी बता दी कि क्या कहता है। देखो, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी है, तो जो विधि अधिकारी होगा वो सरकार को किस मुद्दे पर सलाह देगा? तो लीगल रिलेटेड मुद्दे पर, लीगल इश्यूज पर सलाह देगा सरकार को। सरकार का आप समझ सकते हो ये वकील होता है, एक तरह से सरकार के लिए केस लड़ता है। उसके अलावा राज्यपाल अगर कोई चीज उससे पूछता है या कोई सलाह मांगता है विधिक मुद्दों पर या किसी अन्य मुद्दों पर, तो यह राज्यपाल को भी सलाह देता है, राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्यों को भी करता है। महाधिवक्ता क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वह पद धारण करता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के अंडर प्लेजर कौन होते हैं? राष्ट्रपति के अंडर प्लेजर होते हैं राज्यपाल। ठीक है, वैसे ही राज्यपाल के अंडर प्लेजर में कौन होता है? महाधिवक्ता। यानी जब तक चाहेंगे राज्यपाल तभी तक वह महाधिवक्ता अपने पद पर बना रहेगा। यही कहने का इसका मतलब है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात सामने आ रही है जिसको आपको समझना है। ठीक है, देखिए क्या है कि इसकी जो चीजें हैं, इसकी जो सैलरी है, इसकी जो पारिश्रमिक है, वह कौन निर्धारित करता है? तो वह भी राज्यपाल ही निर्धारित करता है। महाधिवक्ता में ना सामान्य तौर पर देखिएगा तो चीजें राज्यपाल के द्वारा ही, अगर महाधिवक्ता की बात हो रही है तो चीजें राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित होती है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। वह, आपको पता है कि विधानसभा के जब सत्र चल रहा हो तो उसमें बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वहां पर वो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वहां का सदस्य थोड़े ना है। वो बस बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब हम थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा पे बात करते हैं। अब देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था से तो उस तरीके से सवाल हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये थोड़ा सा समझना है क्योंकि आप यहीं जाने वाले हैं, इसी में
आपको एक पद भी मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है ग्राम पंचायत, उससे सवाल आपसे परीक्षा में जरूर पूछ सकता है। यहां देखिएगा 1912 में जब बिहार, संयुक्त बिहार के साथ उड़ीसा है और बंगाल अलग हो गया है, तो राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था गठित हुई। ठीक है, लेकिन फिर 1936 ईस्वी में क्या हुआ, उड़ीसा भी अलग हो गया। उसके पश्चात 1956 ईस्वी में राज्यों की सीमा का पुनर्गठन हुआ और पुनः 15 नवंबर 2000 को झारखंड के विभाजन के बाद वर्तमान बिहार की वास्तविक प्रशासनिक रूपरेखा सीमित जो है वो आपके सामने आई है। कहने का मतलब कि देखिए क्या है, प्रशासनिक तंत्र जो होता है ना, अब एक बात सोचो, पहले कितना बड़ा था, मान लेते हैं, मान लो पहले जब बिहार मान लो बंगाल से अलग हो गया 1912 में, उसके बाद इसमें कौन है, बिहार भी है और उड़ीसा भी है। उस समय की जो प्रशासनिक तंत्र होंगे वो तो अलग होंगे ना, बड़ा इलाका है तो उस समय का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अलग तरीके से किया जाता होगा। अब क्या हुआ कि हमने इसको अलग कर दिया 1936 में, अब थोड़ा सा अलग होगा प्रशासनिक तंत्र। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद हुआ कि हमने यहाँ पे फिर झारखंड निकाल दिया और अब बिहार बच गया 15 नवंबर 2000 के बाद। तो अब जो होगा वो प्रशासनिक तंत्र फिर से अलग होगा, क्योंकि अब हमको बस इन क्षेत्र का ही प्रशासन देखना है। पहले हम पूरे क्षेत्र का देखते थे, फिर थोड़ा सा उसमें से झारखंड अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो जैसे जैसे क्षेत्र उसमें से अलग होंगे या फिर क्षेत्र जो है वो निकल जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे प्रशासनिक तंत्र जो होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितना क्षेत्र है उतना ही तो प्रशासन करेंगे। अब एक बात सोचो कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 एसडीएम की नियुक्ति करते हैं बिहार में, या 30 एसडीएम की नियुक्ति करते हैं, तो ये पहले तो ज्यादा एसडीएम की नियुक्ति करनी पड़ती क्योंकि बड़ा भाग था, बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। तो इस प्रकार प्रशासनिक तंत्र जो है वो चेंज होता रहा। और वर्तमान का जो आपको प्रशासनिक तंत्र दिख रहा है ना, वो कब का है, 15 नवंबर 2000 के झारखंड विभाजन के बाद का है। अब थोड़ा सा यहां पर देखना है कि जो राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था राज्य के कार्यपालिका के अधीन होती है, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव के अधीन होती है। जो भी प्रशासनिक तंत्र वाले लोग होते हैं ना, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तथापि स्वतंत्र प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय शासन एवं प्रशासन के रूप में संचालित किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको जो है प्रशासनिक दृष्टि से आप देखिएगा तो इसको स्वतंत्रता दी जाती है काम करने के लिए। प्रशासन की सुविधा के लिए इसे हम 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, यही मेन है और आप इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या है थोड़ा सा देखिए। एक प्रमंडल, जिसको आप डिवीजन कहते हैं। दूसरा जिला या फिर डिस्ट्रिक्ट, अंग्रेजी में देख सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। तीसरा अनुमंडल, जिसको आप सब डिवीजन कहते हैं। ठीक है, चौथा है प्रखंड, जिसको आप ब्लॉक कहते हैं, और पांचवा है ग्राम पंचायत, जिसको आप ग्राम पंचायत ही कहते हैं। ठीक है, इसी में आप एसडीएम वगैरह को देखेंगे अब पद कैसे बनता है। अब देखिए, अब जितने भी राज्य के जो ये प्रशासनिक इकाई हैं, इनका संचालन होना चाहिए, ये काम करें, और इनके बीच में समन्वय भी हो। अभी कुछ अलग बोल रहा, पता चला ये कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इनके बीच में एक समन्वय भी हो, कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए सचिवालय का गठन किया जाता है। सचिवालय जो होता है, इन्हीं जो प्रशासनिक जो इकाइयां हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सचिवालय का गठन किया जाता है। तो ये जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनका संचालन बेहतर ढंग से हो, और साथ ही साथ ये जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, इसके लिए सचिवालय होता है। सचिवालय, थोड़ा सा सचिवालय के बारे में देख लेते हैं। बिहार सचिवालय का एग्जाम भी आप लोग देते होंगे। तो सचिवालय का गठन कब हुआ, 1912 ईस्वी में। ठीक है, और यह राज्य प्रशासन का केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये आप समझ ही रहे हैं राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रशासनिक इकाइयों का संचालन और साथ ही साथ प्रशासनिक जो इकाइयां आपने भी पढ़ी पीछे, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना रहता है। सचिवालय मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री मंडल के नीचे आता है, ऑब्वियसली जो कार्यपालिका है उसके नीचे ही आएगा। अभी आपने पढ़ा कि जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो कार्यपालिका के, राज्य की कार्यपालिका के अधीन आती है।
ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके में निहित होती है? राज्यपाल में। लेकिन जो वास्तविकता के तौर पर आपने सुना कि नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो कार्यपालिका में आपने देख ही लिया, हालांकि कार्यपालिका की सभी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं उसमें मुख्यमंत्री मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यह मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के नीचे आता है, लेकिन यह राज्य प्रशासन के शीर्ष संस्था है। प्रशासन करने में यह सबसे टॉप पर है, लेकिन अगर देखा जाए तो राज्य के कार्यपालिका के अधीन होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के ये अधीन आता है। ठीक। स्थापना के समय सचिवालय में केवल 8 ही विभाग थे। इसमें अलग अलग विभाग होते हैं सचिवालय में। जब सचिवालय में आपकी नौकरी लगेगी ना, तो आपको अलग अलग विभाग आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो 8 विभाग थे, अभी 1955 के बाद से इसमें 34 विभाग हो गए हैं। तो अलग अलग विभाग आपको सचिवालय में देखने को मिलते हैं। सचिवालय गए होंगे आप लोग। सचिवालय का मुख्य कौन होता है? मुख्य सचिव, और वह आईएएस अधिकारी होता है। और हर विभाग के भी सेक्रेटरी होते हैं। ये तो चीफ सेक्रेटरी है। और हर विभाग, मैंने बोला ना सचिवालय में अलग अलग विभाग हैं, अभी विभागों की संख्या 34 है, तो हर विभागों में एक सेक्रेटरी भी होता है। सचिवालय का काम जो है यही सब है: नीति निर्धारण, क्षेत्रीय नियोजन, परियोजना निर्माण, विधान निर्माण, नियमावली का गठन, ये सब सचिवालय का काम है, इसको देखिएगा। ठीक है, तो सचिवालय का काम वैसे भी आपसे पूछने नहीं वाला है, लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रमुख इकाई है वो सचिवालय ही है। तो इसके कुछ कामों में जैसे पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ये सब लेजिस्लेशन एंड रूल्स, ये सब जो जो काम होते हैं वो सब सब बला 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 सब कौन करता है? सचिवालय करता है। प्रमंडल। अब हम प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करते हैं। यहां पर मेन हम लोग कुछ कुछ बातों को ही देखेंगे। जैसे राज्य में जो क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल है। ठीक है, और प्रमंडल का उच्च अधिकारी कौन सा होता है? ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है प्रमंडल, जिसको आप डिवीजन कह रहे हैं, सबसे टॉप पर डिवीजन है। उसके बाद जैसे देखिए इसका क्रम कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड या ग्राम, कैसे इसको सोच रहे हैं? ग्रामों की को जब मिलाएंगे आप तो क्या बन जाएगा? प्रखंड। तो ग्रामों को कलेक्टिवली कई ग्राम मिलकर प्रखंड बनेंगे, कई प्रखंड मिलकर सब डिवीजन बनेगा, कई सब डिवीजन मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट निर्माण हो जाएगा, और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक डिवीजन बन जाएंगे, एक प्रमंडल बन जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है। ठीक है, कि ये जो है ऐसे ही चला आ रहा है। कई गांव ब्लॉक बन गए, गांव एक सिंगल बॉडी, कई गांव मिलकर ब्लॉक, कई ब्लॉक मिलकर सब डिवीजन, कई सब डिवीजन मिलकर डिस्ट्रिक्ट, और कई सब डिस्ट्रिक्ट मिलकर प्रमंडल। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। अब इसका जो उच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? आयुक्त अथवा कमिश्नर। तो प्रमंडल का जो हेड होता है वो कौन होता है? कमिश्नर या फिर आयुक्त, और उसकी सहायता के लिए अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरीज वगैरह उसकी सहायता के लिए होते हैं। तो प्रमंडल यानी डिवीजन, और उस डिवीजन का हेड कौन होता है? कमिश्नर। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि यहां पर आपको बिहार में केवल 4 प्रमंडल थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय: तिरहुत, भागलपुर, पटना तथा छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। तो ये 4 प्रमंडल थे पहले, कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। गला बड़ा सूखता है बोलते बोलते ठंड में। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं 4 प्रमंडल: तिरहुत, भागलपुर, पटना तथा छोटा नागपुर। ये कब की बात हो रही है? स्वतंत्रता प्राप्ति की बात। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा समझिए कि झारखंड राज्य के गठन के साथ 4 प्रमंडल बिहार के जो थे वो कहां चले गए? वह नवनिर्मित झारखंड में चले गए। ठीक है, तो टोटल जो है झारखंड के पहले तक की अगर हम बात करें तो बिहार में कितने प्रमंडल हो गए थे? 13। ठीक है, और इसमें से 4 प्रमंडल चले गए कहां? झारखंड में। तो बचा कितना? 9 प्रमंडल। क्लियर है? तो वर्तमान में बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। ये ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
बिहार में केवल कितने प्रमंडल थे? 4। लेकिन बाद में झारखंड डिवाइड हो, फिर बाद में ये 13 हो गए थे। बाद में क्या हुआ, झारखंड का डिवीजन हो गया, और झारखंड के डिवीजन के बाद जो 4 प्रमंडल है वो कहाँ चला गया? बिहार के पास चला गया। और बिहार के पास चले जाने के कारण वर्तमान में जो प्रमंडलों की संख्या है वह कितनी है? वह 9 है। ध्यान में रखिए, ठीक है। अब यहां पर जैसे लिखा भी हुआ है, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, पटना प्रमंडल, ठीक है, तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो बात कर रहे थे हम लोग, जो मैंने आपको बताया कि देखिए, जब नहीं इसको समझ में आएगा फिर से उसको बता देता हूं कि टोटल जो है बिहार में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अगर हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद, तो टोटल कितने थे? 4 प्रमंडल थे। बाद में, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, बाद में जो झारखंड बनने से पहले इन प्रमंडलों की संख्या 13 तक पहुंच गई थी। स्वतंत्रता के समय 4, लेकिन सन 2000, 15 नवंबर 2000 के पहले ये इनकी कुल संख्या 13 थी लगभग। उसके बाद 4 चले गए बिहार में, तो बचे कितने? 9। 4 चले गए झारखंड में, तो 13 हो गए थे झारखंड विभाजन से पहले, उसमें से 4 चले गए झारखंड में, तो बिहार में 9 है। फिलहाल बिहार में 9 है। उसी 9 की बात जो है वो यहां हो रही है। अगर हमको 9 को देखना हो तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, आगे जो होगा वो इसका इमेज होगा। मैंने जो इमेज वाला पोर्शन है ना उसको आगे रखा है ताकि वो आपकी सुविधा के लिए बना रहे। ये देखिए यहां पर तो कौन कौन से हैं? पटना, गया, यहाँ पर प्रमंडल है पटना, मगध, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया और भागलपुर। तो ये टोटल जो है वो 9 प्रमंडल है। पहले 13 थे, झारखंड बनने के बाद 4 झारखंड में चले गए, तो कुल जो प्रमंडलों की संख्या है वह 9 हो गई। ठीक है। अब इसमें देखिए तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद मुंगेर प्रमंडल और पटना प्रमंडल, इन तीनों में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वह थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखिएगा कि तिरहुत प्रमंडल में कितना है। साथ ही साथ कभी ये पूछ दे कि पटना प्रमंडल में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, तो ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने संख्या की दृष्टि से भी लिख दिया था, तो संख्या की दृष्टि से देख ही रहे हैं, जैसे तिरहुत में 6 है, मुंगेर में भी 6 है, पटना में भी 6 है। तो ये जो तीनों हैं संख्या की दृष्टि से बड़े बड़े हैं। तिरहुत में भी 6 दिख गया, मुंगेर में भी मुंगेर में भी 6 दिख गया और पटना में भी 6 दिख गया। तो संख्या की दृष्टि से ये बड़े बड़े प्रमंडल हैं। भागलपुर के पास मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो आपसे ये पूछ देगा कभी भी
तो इसके लिए याद रख लीजिएगा कि तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आता है, पटना प्रमंडल में कौन कौन आता है, इन सबको याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए जो मेन बात है ना, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, यहाँ पर संख्या की दृष्टि से ये जो तीनों प्रमंडल हैं ये बड़े बड़े हैं, तिरहुत, मुंगेर और पटना, इन तीनों के बारे में वैसे भी आपको अलग से मैंने बता दिया। छोटों में बात करूं तो भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। तो आपने प्रमंडल पढ़ लिया, अब आ जाइए जिला थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं, प्रमंडल फिर जिला ऐसे चलेंगे, अनुमंडल फिर ब्लॉक फिर गांव। तो यह क्षेत्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण इकाई है। जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व तो कौन निभाता है, जिलाधिकारी का होता है। जिलाधिकारी भी आप बनेंगे। अब देखिए इसके अधिकार में जिला स्तर पर जो भी प्रशासनिक कार्य है उसका कार्यान्वयन कौन करता है, ये करता है जिला अधिकारी। तो जिला अधिकारी भी जब बनेंगे तो एग्जाम दीजिए यूपीएससी और बनिए जिला अधिकारी, ठीक है। यूजुअली जो है यहाँ पर देखिए 1975 में जिलाधिकारी से विकास कार्यों को अलग कर दिया गया था, और विकास कार्य किसके पास दे दिए गए, उप विकास आयुक्त को, यानी डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर को। पहले जो है वो इस जिला अधिकारी के पास विकास कार्य भी थे, मतलब डेवलपमेंट का कार्य यही करता था, लेकिन 1975 में इसको अलग कर दिया गया और विकास का कार्य उप विकास आयुक्त को सौंप दिया गया, ठीक है। जिला अधिकारी जो होता है वह सामान्य तौर पर, मैंने आपको कहा ना यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आप जिला अधिकारी बनेंगे, और वह सामान्य तौर पर कौन होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है। प्रमंडल फिर जिला, तो प्रमंडल में भी आपने देख लिया कि एक कमिश्नर होता है, जिला में जिला अधिकारी होता है, और वो कौन होता है, आईएएस बनता है। तो आईएएस बनते हैं ना, यूपीएससी एग्जाम देंगे आईएएस बनेंगे तो वो जिलाधिकारी बनेंगे, ठीक है। और यह जनता एवं प्रशासन के बीच कड़ी भूमिका निभाने के साथ साथ जिला चुनाव अधिकारी भी होता है। अब सुनिए, ये जो प्रशासन होता है ना, जो प्रशासन चलाता है, आपने देखा कि एक प्रशासनिक इकाई है, तो जिला स्तर पर जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है या प्रशासनिक कार्य होते हैं उस कार्य को करने वाला यही व्यक्ति है। तो जनता और प्रशासन इसके बीच एक कड़ी है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य यही करता है, तो जनता जो है इन्हीं के पास जाकर जो भी प्रशासनिक समस्याएं होती हैं उनको लेकर बात करती है। तो प्रशासनिक कार्य करने वाला व्यक्ति जिला स्तर पर यही होता है। प्रमंडल स्तर पर आयुक्त और कमिश्नर है, लेकिन जिला स्तर पर यही है। अगर हम सब डिवीजन की बात करें, अनुमंडल, तो यही जो है अनुमंडलीय पदाधिकारी के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। अब ये जो है वो केंद्र एवं राज्य प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी होता है। आप जो है एसडीएम जब बनते हैं तो यही अनुमंडलीय पदाधिकारी आप बनेंगे। तो बीपीएससी का एग्जाम देंगे, जो एसडीएम का पद है उससे आप यही बनेंगे। और अनुमंडल मतलब ढेर सारे जो ब्लॉक्स को मिला करके, यानी प्रखंडों को मिला करके एक अनुमंडल बनता है, और उसके अधिकारी एसडीएम कहे जाते हैं। सब डिविजनल जो ये होते हैं पदाधिकारी जो होते हैं वही अनुमंडलीय पदाधिकारी है, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर। अब देखिए सब डिविजनल पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती है, और इस पर प्रखंड के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडलीय अधिकारी पंचायत समितियों की बैठकों में भी भाग लेता है। अब सोचने का मतलब है, देखिए ब्लॉक है, गांव है, सबसे पहले गांव में पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति की बैठक में भी ये भाग लेगा, गांव की पंचायत समिति की। ब्लॉक में कौन कौन होते हैं, सर्किल ऑफिसर होते हैं। उस सर्किल ऑफिसर पर भी निगरानी करने का काम कौन करता है, यही अनुमंडलीय पदाधिकारी करता है, और इसके पास मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, निर्णय लेने की कुछ क्षमता इनके पास होती है। वर्तमान बिहार में 101 अनुमंडल है। पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले में अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, जिसमें 6 अनुमंडल है। तो वर्तमान बिहार में टोटल 101 है, जिसमें पूर्वी चंपारण और पटना में 6 अनुमंडल है। प्रखंड की अब हम बात कर रहे हैं, ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान देखिएगा। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ ग्राम पंचायत मिलकर क्या बन जाते हैं, एक ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है।
और उसका दायित्व किसके पास होता है? प्रखंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यही होता है बीडीओ, और यह ब्लॉक स्तर में जो कार्य होते हैं ना वो यही करता है। तो ब्लॉक स्तर में जो भी विकासात्मक कार्य है, कल्याण एवं विकासात्मक कार्य है, उसको यही बीडीओ देखता है। बिहार में जो प्रखंडों की संख्या है वह है 534। और फिर आता है ग्राम पंचायत। तो राज्य की सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत। सबसे पहले प्रमंडल, फिर जिला, फिर अनुमंडल, सॉरी, हाँ मैं सही सही बता रहा था, प्रमंडल, फिर जिला, फिर अनुमंडल, फिर ब्लॉक और तब ग्राम पंचायत। बिहार में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वह 8,386 है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ग्राम जो गांव है उसका प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट देखना, साथ ही साथ उसमें सुधार एवं विकास कार्यों को अंजाम देना। अब आ जाइए थोड़ा सा बिहार में पंचायती राज। देखिएगा ये जो टॉपिक है ना पंचायती राज, इससे बीपीएससी एक आध सवाल आपका जरूर पूछेगी, तो ये टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। अब देखिएगा, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। अब ये पंचायती राज अधिनियम 1947 के बाद ही बिहार में जो है वो पारित कर दिया गया है। अब आप कहिएगा, देखिए लोकतंत्र को अगर आपको जमीनी स्तर पर लाना है ना तो फिर आपको ग्राम पंचायत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से अगर डिसीजन प्रधानमंत्री जी ले लिए या मुख्यमंत्री जी ले लिए तो फिर काम नहीं बनेगा। गांव को भी, गांव के पास भी शक्ति होनी चाहिए, वहां के लोगों का भी जो डिसीजन में योगदान होना चाहिए। अब राज्य स्तर पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो गांव के लोगों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। अगर केंद्रीय स्तर पर कुछ डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें भी गांव के लोगों का योगदान होना चाहिए, क्योंकि आप किसी गांव के बारे में निर्णय ऊपर से बैठ के तो ले नहीं लेंगे, क्योंकि हर गांव की अपनी जो है एक विशिष्ट पहचान है और अपनी अपनी विशिष्ट कोई जरूरत भी है। तो अगर आपको लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लेकर जाना है तो आपको गांवों को भी शक्ति देनी पड़ेगी, वहां के लोगों को भी शक्ति देनी पड़ेगी। निर्णयन में आपको उनको भी भागीदार बनाना पड़ेगा। जब निर्णय आप ले रहे होंगे, जब प्लानिंग आप कर रहे होंगे, उसी सोच से पंचायतों का कॉन्सेप्ट आया है कि गांव तक जो है वो लोकतंत्र पहुंचे, उनकी भी सहभागिता निर्णयन प्रक्रिया में हो। यहां लिखा हुआ है कि बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के अंतर्गत राज्य में ग्राम पंचायतों ने वर्ष 1949 से विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत 1949 से ही राज्य में, मतलब बिहार में, ग्राम पंचायतों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। 1959 में बलवंत राय मेहता समिति, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ देगा, हालांकि आप पंचायत जब पढ़ेंगे इसमें जो नॉर्मल पॉलिटी में, तो उसमें भी इसका नाम आएगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम, यानी जो ये पंचायती राज अधिनियम था ना 1947 में, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर। और इस समिति ने क्या कहा था? इस समिति ने देखिए कहा था, देखिए सबसे पहले क्या होता है यह समझना है, सबसे नीचे, सबसे जो टॉप है वो कौन है? जिला है। फिर जिला किससे मिलकर बनता है? प्रखंड से। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगा? ग्राम। तो ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश दी थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
इसको गठित करने का बात कहा था। ठीक है, ये जो है गठित करने की बात कही थी। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो शायद मैंने आपको बताई भी, वहां पर ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, तो शायद वहां ग्राम निकल गया था, उसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिएगा, ये जो लिखा था ना, अनुमंडलीय पदाधिकारी पंचायत समितियों की बैठकों में भाग लेता है। तो ये जो पंचायत समिति होती है ना, ये प्रखंड स्तर पर ही होती है, सर्किल ऑफिसर की निगरानी करता है, और ये पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर ही होती है। अगर मुंह से, मेरे को लग रहा है कि मुंह से गांव निकल गया था, तो गांव मत ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर ही होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर ही होती है। तो अगर मैंने बोला हो तो उसको प्रखंड स्तर कर लीजिएगा। चलिए, यहां पर ध्यान दीजिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की सिफारिश थी, और उसी सिफारिश के आधार पर बिहार में भी पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर मैंने आपको बताया, जो पंचायती समिति होती है उसका काम क्या होता है, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी है, यानी ऑब्जर्व, कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन करने का काम है। किस चीज का? देखिए, जो ग्राम स्तर पर पंचायत है, और इधर कौन कौन है, इधर है जिला, जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर जब पंचायत है और जिला स्तर पर जब जिला परिषद है, तो इनके बीच, ग्राम स्तर पर पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, इनके बीच कोऑर्डिनेशन कौन करता है? तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम पंचायत समिति का होता है। तो पंचायत समिति के बारे में कभी अगर पूछे तो इसका काम ही है केवल सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन बैठाना। वर्ष 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। तो पंचायतों में देख रहे हैं आप, लगातार जो है वो कुछ न कुछ संशोधन हो रहे हैं पंचायती राज अधिनियम में। अब 1961 की बात आ गई। ठीक है, ये देखिए, ये रिपोर्ट कब आया है? 1959 में, बलवंत राय मेहता, और इसी समिति के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1947 के बाद ही, स्वतंत्रता के बाद आया था। अब उस जो अधिनियम है उसमें 1959 में जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की, उसके आधार पर उसमें संशोधन कर दिया गया। और 1961 में देखिए तो बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम आया, जो कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 से लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो इसके बारे में जो हम लोग थोड़ा सा पिक्टोरियल भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो थोड़ा सा इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं लेकर आऊंगा। तो पंचायती राज संबंधी जो ये बात आपको लिखी हुई है, संवैधानिक व्यवस्था, ये आपको थोड़ा सा पिक्चर से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पिक्चर से समझाने का प्रयास करता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग राज्य के प्रमुख आयोग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ग्राम पंचायत को देखने के बाद। तो ये वाला जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, 73वें संविधान संशोधन, आपको पता है कि भारत में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, तो एक आया रूरल, जो लोकल बॉडीज है, जो ग्राम पंचायत है उनके लिए, और एक फिर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आया। तो ये जो है ये ग्राम पंचायतों के लिए आया। तो 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया। हालांकि आप देख रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम कहां से आया हुआ है? ये पंचायती राज अधिनियम बिहार में तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है, फिर 1961 में इसमें कुछ संशोधन हुआ, लेकिन फिर फाइनली जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 73वें संविधान संशोधन जो भारत में हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में ही बिहार में भी बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 आ गया। ठीक है,
तो ये बात है। 73वें संविधान के अनुरूप ही बिहार में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो गई और सबसे निचले स्तर पर क्या बन गया, ग्राम पंचायत। सबसे निचले स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। ये जो है वो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति और फिर जिला के स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, और प्रखंड स्तर पर जो मैंने आपको बताया पंचायत समिति आई। सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। ये जो 1993 का अधिनियम है ना, ये काम कब से करना शुरू किया है, 2001 से। लेकिन देखिए इसमें लगातार इसको बेहतर बनाने के लिए या इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन हो रहे हैं। आपने देखा 1947 आया, फिर 19 स्वतंत्रता के प्राप्त बाद आया बिहार पंचायती राज अधिनियम, फिर उसके बाद 1961 में संशोधन हुए, फिर जो भारत का 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके अनुरूप या उसके परिप्रेक्ष्य में फिर बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 आया। फिर बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 ने 2001 से काम करना प्रारंभ किया और उसके बाद फिर इसमें 2006 में भी संशोधन किए गए। बाद में इसकी जगह बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ने ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, बार बार ये आता है। संविधान के अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इसके आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये संविधान में ही दिया हुआ है 243 का, और यह आरक्षण जो है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या मान लो राज्य में 20% है, तो उनकी सीटों को भी 20% आरक्षित कर दिया जाएगा। मान लो किसी राज्य में 100 जनसंख्या है और वहां क्या है 20 मान लेते हैं, 20% वहां पर जो जनसंख्या हो मान लो एससी की है, तो उनके लिए सीट भी 20 ही आरक्षित किए जाते हैं। वही लिखा हुआ है कि अगर जनसंख्या 20% है तथा अनुसूचित जनजाति की मान लो 35% है, तो उनके लिए 20 तथा 35% स्थान जो है वो आरक्षित हो जाएंगे। तो जितना उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही उनको सीटें मिल जाएगी। अगर 20 है तो मान लो 20% सीट मिल गया, अगर 35% उनकी आबादी है तो उनको 35% आरक्षण मिल जाएगा। बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पर महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण मिला हुआ है और यह व्यवस्था 2006 से लागू है। और इस लाइन को पूरे अच्छे ढंग से आप ध्यान में रखिएगा, इस लाइन को पूरे अच्छे ढंग से आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर जो जो बातें हैं एक बार इसको क्रक्स को मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि एक बार जो मैंने आपको बोला ना पंचायत समिति सबको समझिए। देखिए ये जो है स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे टॉप पर क्या आ जाता है, जिला परिषद। बीच में क्या है, ब्लॉक स्तर पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, और लास्ट में यहां पर ग्राम पंचायत है। अब जो ये आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, ये आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए तो देखिएगा 2006 से ही 50% लागू है। कहां पर, तो ग्राम पंचायती राज में, मतलब पंचायती राज सिस्टम में जो पंचायतों का चुनाव होता है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। और जो एससी एसटी की जनसंख्या है उनके हिसाब से उनको मिलता है, उस जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था, और अगर एक फ्लो देखिएगा तो बिहार में स्वतंत्रता के बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम आया, फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसमें कुछ संशोधन किया गया, और कब कब आया फिर जो नया संशोधन रूप है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1961 में कुछ संशोधन हुआ, फिर आया 1993 का बिहार पंचायती राज अधिनियम, फिर वो 2001 में लागू हुआ, और फिर फाइनली बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है वह आया है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए
ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत आपको पता है सबसे निचले स्तर पर है, और ये क्या करते हैं, तो सबसे निचले स्तर पर यानी ग्राम में प्रशासनिक कार्रवाई की संचालन के लिए, गांव के स्तर पर जो प्रशासनिक कार्य है, जो विकास कार्य है, उसके लिए ग्राम पंचायतों का गठन है। और इसके प्रधान को क्या कहा जाता है, मुखिया, यहाँ पर हम लोग मुखिया कहते हैं। इसके कार्यकारिणी में 8 लोग अन्य सदस्य होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं। इनका कार्यकाल, जो मुखिया का कार्यकाल है, वो 5 वर्ष का होता है। 2021 के पंचायत चुनाव में बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 21 साल की आयु पूरा करने वाले व्यक्ति को भी मुखिया के साथ अन्य 5 श्रेणियों के उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि जो 2021 का जो पंचायत चुनाव है, उसमें क्या हुआ, बिहार पंचायती राज आपको पता है कि पहले 1993 वाला था, फिर 2001 में लागू हुआ, फिर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया। उसके तहत जो 21 साल पूरा कर चुका है ना, वो भी अब क्या कर सकता था, मुखिया के लिए चुनाव लड़ सकता था। मुखिया कौन है, जो ग्राम पंचायत का प्रमुख है, उसके लिए चुनाव लड़ सकता था। वही बात यहाँ पर कर रहा है, तो 21 साल की उम्र वाला भी जो है वो काम हो गया। अब यहाँ पर ग्राम पंचायतों के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं, ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी। ठीक है। पंचायत जो प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। अभी आपने देखा कि मुखिया का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन यानी फर्स्ट सेशन से की जाती है। ये सब तो नॉर्मल बात है। पंचायत सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम उम्र है वो है 21 साल। ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राम सभा को समझिएगा। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा को जो है ना, वो ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, ग्राम सभा को। अब देखिए, जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, ग्राम सभा में क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि मुखिया साहब जो है वो कुछ भी कर दें, पैसा खा लें, पैसा का गबन कर दे और उनका काम बन जाएगा, नहीं। गांव में एक सभा बैठती है जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। अब वो क्या है, वो सभा जो है ना, उस सभा में मुखिया जी से पूछा जाता है पैसा कहाँ गया, तो मुखिया जी को उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो उस सभा में बैठते कौन कौन है, तो प्रत्येक ग्रामीण, वैसे इसके सदस्य कौन होते हैं, वैसे ग्रामीण जिनकी उम्र जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो उस गांव के लोग जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ये विधायिका के टाइप से ही है, क्योंकि किस प्रकार आपने देखा कि लोकसभा में के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार है यहाँ पर ग्राम सभा के प्रति जो है ना, वो मुखिया को आकर सब कुछ बातें बतानी पड़ती है। ग्राम सभा सब कुछ का निर्धारण करती है कि इस क्षेत्र में ये चीज नहीं है, इसको कर दीजिए मुखिया जी, इस क्षेत्र में वो नहीं है, इसको कर दीजिए मुखिया जी। तो एक तरह से ग्राम सभा है, वहां पर जो है वो कम से कम कहा गया है कि साल में 4 बार बैठक होनी चाहिए। और फिर मुखिया जी आते हैं और फिर मुखिया जी से वहां जवाब तलब भी किया जाता है, अरे मुखिया जी ये तो ना हो लो, अरे मुखिया जी वो तो ना हो लो, ई कर दहू वो कर दहू, यही वाला बात है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है साल में 4 बार होनी चाहिए। और ग्राम सभा में कहीं ना कहीं ग्राम सभा जो प्रमुख हैं जैसे मुखिया वगैरह हैं, उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाता भी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 21 वर्ष पंचायत सदस्य बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए भी 21 वर्ष है, और ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष का जो है वो टाइम होता है, 18 ईयर्स का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, थोड़ा सा ये देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ग्राम पंचायत मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी पंचायत समिति, और थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातें इसमें जो है वो उसके लिए लिखी गई है कि बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या 534 है। ठीक है, प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य होता है। तो ये सब चीजें हैं, प्रखंड स्तर पर जो है ये विकासात्मक कार्य करते हैं। अब हम लोग मेन जो है वो जो बॉडी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग।
तो संविधान के अनुच्छेद 263 के में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है। ठीक है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार होता है। तो ये तो पीडीएफ में लिखा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना, ऐसा मत समझिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार यानी जो एमएलए वगैरह का चुनाव होता है उसको कंडक्ट कराता है। नहीं, उसको तो इलेक्शन कमीशन कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव जो है वो करवाता है। पंचायतों के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ये जो विधानसभा का चुनाव होता है वो फिर नॉर्मल जो इलेक्शन कमीशन होता है वो करता है। ये जो है ये पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है अनुच्छेद 243 के में। और इसके लिए राज्यपाल जो है वह एक राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या करता है? उसकी नियुक्ति करता है और वही इसका हेड होता है। और यह फिर पंचायतों के चुनाव का संचालन, उसका अधीक्षण, कैसे कर चुनाव होना है, निर्देशन, ये सब करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? उसी प्रकार से जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम लोग हटाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो राज्य निर्वाचन आयोग से अगर कभी कोई सवाल पूछ दे तो वो चीज आप ध्यान में रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ये सब जो है अगर आपको नगर पढ़ना हो तो मैंने लिख दिया है, वैसे आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा इसमें दे दिए हैं पीडीएफ में। अब थोड़ा सा कुछ प्रमुख आयोग जैसे बिहार मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स यानी मानव के अधिकार से संबंधित। अगर किसी मानव के अधिकार का हनन हो रहा है तो ये आयोग जो है सो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी और इसका पुनर्गठन फिर 2008 में किया गया क्योंकि ये बढ़िया ढंग से काम नहीं कर रही थी। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करता है। मानव के अधिकार के संरक्षण के लिए काम करता है। अब किसी का मान लेते हैं, अब देखिएगा जेल उल में बहुत लोग अगर कोई मार खा रहा है, कैदी बहुत ज्यादा उसको उसकी यातनाएं हो रही हैं तो मानवाधिकार वाले एक्टिव हो जाते हैं। यही है कि मानव का अपना जो है कुछ अधिकार है, कुछ नैसर्गिक अधिकार है, तो उसका संरक्षण होना चाहिए। उसी के लिए ये बिहार जो मानवाधिकार आयोग है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक है, तो राज्य में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बिहार के बारे में अगर देखना हो तो ये 2000 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन 25 जून 2008 को किया गया। बिहार राज्य महिला आयोग, स्पष्ट तौर पर महिला आयोग का गठन क्यों किया जाता है? महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, कि मतलब महिलाओं को भी ये पता चले कि उनके पास भी कुछ अधिकार है। उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, उनके कल्याण के लिए बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान है। तो राज्य के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल के लिए जो यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 62, जो भी पहले हो जाए। अगर 6 वर्ष पूरा हो गया तो 6 वर्ष हो जाएगा, 62 वर्ष पूरा हो गया तो 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसके प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे। अभी वाले कौन है बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग में भी जब राज्यपाल पढ़ाया था तो बताया था कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हालांकि इसमें सलाह जो है वो कौन देता है? मंत्री परिषद। राज्य सूचना आयोग, जो सूचना का अधिकार अधिनियम
संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। अब देखो क्या है इसका उद्देश्य, आरटीआई जो आप कहते हैं, तो सरकारी मशीनरी जो है, सरकारी जो संस्था है, वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। कैसे कि भाई जैसे हमने आरटीआई से कुछ मांगा कि ये डिपार्टमेंट है, बताइए इस डिपार्टमेंट ने इतना पैसा जो है वो खर्च किया रोड बनाने में, और रोड तो बना ही नहीं हुआ है। तो कैसे कैसे आरटीआई, आप आरटीआई में, आरटीआई जब आप दायर करेंगे तो फिर उस डिपार्टमेंट को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, यहाँ 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 इतना इतना खर्च हुआ। तो जहां के लिए भी, जिस चीज के लिए भी आप आरटीआई दायर करेंगे, फिर सामने वाले को क्या करना पड़ता है, वह चीज का ब्यौरा देना पड़ता है। तो सरकारी जो तंत्र है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और सरकारी मशीनरी के कार्यों में पारदर्शिता आए, इसके लिए राज्य सूचना आयोग है। तो धारा 15 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 22 अगस्त 2005 को किया गया। तो ये देखिए स्पेशली ये तो उसके लिए है कि अगर आपको कोई सरकारी मशीनरी से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यूपीएससी में आपने आरटीआई दायर किया कि भाई यूपीएससी में आप ये बताइए कि यूपीएससी में कितने हिंदी माध्यम वाले लोगों का सिलेक्शन है, कैसे क्या है, यूपीएससी में प्रीलिम्स कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, हिंदी मीडियम वाले लोगों ने, ये सब आप आरटीआई के माध्यम से दायर कर सकते हैं। तो आरटीआई के माध्यम से आप जैसे मान लो कि रिजल्ट की टोटल संख्या कितनी है, रिजल्ट में कितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का रिजल्ट निकला है, तो ढेर सारी चीजें अलग अलग विभागों से आप मांग सकते हैं। ये जो मान लो सड़क वाला विभाग है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उससे आप मांग सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड पर खर्च हुआ उसका थोड़ा ब्यौरा दीजिए। तब ब्यौरा कैसे देगा, वहां तो रोड नहीं है, पता चला कि कागज में क्या लिखा हुआ था, 10 करोड़ का रोड बना हुआ है। तो इस प्रकार अगर आपको कहीं लगता है तो आप सरकार से आरटीआई मांग सकते हैं, सरकारी मशीनरी से, और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो, इसके लिए राज्य सूचना आयोग आया है। राज्य जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका दर्जा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के तहत जो समकक्ष रखा गया है। तो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसके तहत ही इनका भी जो दर्जा इनके इनके जैसा ही होता है। देखिए अब राज्य सूचना आयोग को हटाया कैसे जा सकता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि कैसे जो है वो राज्य सूचना आयोग को आप हटा सकते हैं। तो लास्ट ही टॉपिक है, तो परेशान नहीं होना है। उसके बाद हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई जो राज्य सूचना आयोग है इसके बारे में एक जानकारी तो आपने ले ली कि इनके जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं ये किसके समकक्ष होते हैं, निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होते हैं, यूनियन के, और वेतन भत्ता भी उन्हीं की तरफ प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको हटाया कैसे जाएगा, राज्यपाल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ पर जांच के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को प्रामाणिकता सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि साधारण तरीके से ये नहीं हट सकते। उच्चतम न्यायालय जो है वह क्या देगा, उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद, ध्यान दीजिएगा कौन सा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ पर जांच के बाद राज्यपाल के आदेश द्वारा इसको हटाया जा सकता है दुर्व्यवहार या फिर असमर्थता या फिर असक्षमता की, काम करने में सक्षम ही नहीं है। तो राज्यपाल सीधा नहीं हटा सकता, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद ही हटा सकता है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया कि ठीक है भाई इनको हटाया जाना चाहिए, तब फिर राज्यपाल आदेश देगा कि इनको हटाया जाए। तो ऐसा कुछ है कि पहले माननीय उच्चतम न्यायालय इसका जांच करेगा, जांच कर लिया उसके बाद वह राज्यपाल को आदेश देगा, तब राज्यपाल जो है वह उच्चतम न्यायालय की बात को सुनते हुए क्या करेगा,
राज्यपाल जो है, मतलब राज्यपाल, सीधा सीधी समझने का प्रयास करिए। इसमें जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कि ऐसा नहीं कि आप पता चला कि जब मन तब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को ही आप हटा दे रहे हैं। तो इसलिए पहले उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, और उसके जांच के बाद वह राज्यपाल को कहेगा, फिर राज्यपाल के आदेश पर ये हटेगा। ठीक है। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1975 को हुई है। इसमें 1 सदस्य एवं 2 अन्य सदस्य। ठीक। तो अगर आपकी इच्छा हो तो पंचायत चुनाव 2021 के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और यहां पर जैसे बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है, ये क्रम याद रखिएगा, नाम तो याद रख नहीं पाइएगा, 8 बार लगा है, ये याद रख सकते। बिहार मंडल का जो स्वरूप है वो एक जगह लिखा हुआ है, इस सब के बारे में ऑलरेडी बात हो गई है, तो एक जगह जो लिखा हुआ है इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर सर्वाधिक समय तक शीर्ष 5 बार जो मुख्यमंत्री रहे, जो मैंने आपको बताया था, इसमें श्री नीतीश कुमार, श्री कृष्ण सिंह, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ जो मिश्र हैं। और सबसे कम जो समय के लिए सीएम कौन बने? सतीश प्रसाद सिंह, ये हैं, और वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, तो ये जो है ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरे कम समय में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम है। तो सबसे कम सतीश प्रसाद सिंह, और दूसरा जो है वो नीतीश कुमार, मात्र 8 दिन तक। ये जो है 4 दिन तक थे सतीश प्रसाद सिंह, लेकिन नीतीश कुमार 8 दिन तक रहे। लेकिन सबसे सर्वाधिक समय तक भी मुख्यमंत्री रहने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। तो नीतीश कुमार जो है सर्वाधिक समय तक भी रहे। प्रमंडलों की संख्या बता दिया। हाँ, ये पंचायती राज संबंधी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस जो डिटेल आपको दिया हुआ है, आर्टिकल 243A, 243, 243B, 243C। इसके ये जो है, एक बार मैं तो आपको कहूंगा कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मैंने जो जो आपको स्टार्टिंग में ही कहा था वो सभी जो है वो यहाँ पर है। ग्राम पंचायत में कुल पद कितने हैं, ग्राम मुखिया, ये सब जो है, ये सब तो याद नहीं भी रख सकते, लेकिन ये वाला जो स्लाइड है इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि फिर आपको लिए सेशन अच्छा होगा। कुछ कुछ पोर्शन जो है जैसे नगर पंचायत, इसको थोड़ा देखिएगा। पंचायत समिति ये सब का कार्य आप समझ ही गए, तो कुछ पोर्शन मेरे को लगता है 3-4 स्लाइड जो है बस उसको पढ़ लीजिएगा नॉर्मल तरीके से, इसी में लिखा हुआ है, फिर आपका हो जाएगा। चलो, थैंक यू।